हेलो फ्रेंड। तो आपका एक बार फिर स्वागत है बेलगम फिजियो यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है एडिमा। एडिमा के बारे में ए टू जेड जानेंगे। एडिमा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कॉज की जाती है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर, किस चीज़ की वजह से एडिमा होती है, कौन कौन से फोर्स इम्बैलेंस होते हैं, कौन कौन से प्रेशर इम्बैलेंस होते हैं बॉडी के अंदर जिसकी वजह से एडिमा होती है। सबसे पहले समझने से पहले हम समझते हैं जो एडिमा होती है। एडिमा हमारी एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी टिश्यूज़। एडिमा इज एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी टिश्यूज़। अगर हमारी बॉडी कैविटी में, बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो एडिमा कॉज करता है। ये एडिमा इंट्रासेलुलर हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकती है। दो प्रकार की एडिमा हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। समझते हैं इंट्रासेलुलर एडिमा जो होती है। तो इंट्रासेलुलर एडिमा के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड विद इन द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर एडिमा। सेल के अंदर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हम इसे कहेंगे इंट्रासेलुलर एडिमा। और अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन सेल के बाहर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये जो एडिमा है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा है। राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा दो प्रकार से हो सकती है। ये इंटरस्टिशियम में हो सकती है और दूसरा हमारा बॉडी कैविटी में हो सकती है। ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो डॉक्टर्स होते हैं वो एडिमा को डिटेक्ट करने के लिए मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो वो 0.5 लीटर अगर एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर एडिमा है। एडिमा डेवलपमेंट में बॉडी फ्लूइड के जो कंपार्टमेंट होते हैं उनका रोल होता है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक एडल्ट मैन है जिसका वेट 70 या 72 किलोग्राम है। उसके बॉडी के अंदर टोटल फ्लूइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरह से होता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी वेट में, बॉडी वेट जिसे हम लगभग 60% बॉडी वेट मान के चलते हैं। दूसरा रहता है हमारा टोटल लीन मास, या हम कहते हैं इसे दूसरा नाम है लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास जो हमारा होता है वो लगभग 40% होता है। लीन मास बॉडी के अंदर 40% होता है, यानी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन लीन बॉडी मास में 40% एंड टोटल वॉल्यूम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 60% होता है। टोटल वॉल्यूम 60% है, उसके अंदर भी दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट जो होता है उसमें लगभग 28 लीटर, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसके अंदर लगभग 14 लीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2/3 भाग जो होता है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है और 1/3 भाग जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है तो उसमें एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ जाती है, प्लाज्मा फ्लूइड होता है। दूसरा एक्स्ट्रा वेस्कुलर, और एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ट्रांस सेलुलर फ्लूइड में डिवाइड रहता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर अगर ये फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इन बॉडी फ्लूइड में इम्बैलेंस कैसे हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि अगर इंट्रासेलुलर एडिमा डेवलप हो रही है तो इंट्रासेलुलर एडिमा डेवलप होने का रीज़न क्या है। इंट्रासेलुलर एडिमा डेवलप हो रही है उसका रीज़न क्या है। तो इंट्रासेलुलर एडिमा अगर डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर उसके रीज़न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके कॉज, मेनली इंट्रासेलुलर एडिमा 3 तरह से डेवलप होती है। एक है हमारा हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, तीसरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फंक्शन जो होता है पंप का वो इम्पेयर्ड हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए। कैसे, सपोज दैट मान लेता हूँ मैं कि बॉडी के अंदर जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, इसमें इम्बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई यानी हाइपोक्सिया हो जाए। क्योंकि हाइपोक्सिया अगर हो जाता है तो हाइपोक्सिया बॉडी के अंदर अगर हो जाए तो क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देता है तो क्या होगा, उससे बॉडी के अंदर एटीपी की कमी हो जाएगी। एटीपी कमी होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी नहीं बनेगी और एनर्जी ना बनने की वजह से ये जो पंप है ये डिसफंक्शनल हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। ये जो मेम्ब्रेन होती है पंप के वो सेलेक्टिव परमीबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कि जो ये पंप होती है, ये मेम्ब्रेन सॉरी जो होती है ये सेलेक्टिव परमीबल होती है। इसका मतलब क्या है, ये सोडियम आयंस को फ्रीली इन द सेल और आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट नहीं करने देगी।
मतलब अगर सोडियम चाहे तो मन चाहे तरीके से कभी भी कहीं भी इनसाइड और आउटसाइड ईफ्लक्स और इनफ्लक्स नहीं कर सकता अपना। ये इनफ्लक्स और ईफ्लक्स और ईफ्लक्स और इनफ्लक्स इसका तभी होगा जब ये पंप वर्किंग होगी। मान लिया किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना डैमेज हो गई। अब सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से ये पंप ने फंक्शन करना बंद कर दिया। अब पंप जैसे ही फंक्शन करना बंद कर देती है तो सोडियम का एक्यूमुलेशन इनसाइड बढ़ जाएगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी इसका मतलब क्या है, इन अंदर से सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। पंप हो या आयंस हो, इनका फंक्शन अलोंग द ग्रेडियंट होता है, यानी जिस साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है आयंस का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह से ये है इंट्रासेलुलर एडिमा। इंट्रासेलुलर एडिमा कैसे कॉज होती है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के बारे में बता दिया। उसकी ये पैथोलॉजी या हम कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म है इंट्रासेलुलर एडिमा फॉर्मेशन की। इस तरह से इंट्रासेलुलर एडिमा फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हम एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। तो एडिमा अगर मैं कभी भी बोलता हूँ तो इसका मतलब इनडायरेक्टली समझा जाए कि मैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की बात कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा के अंदर होता क्या है, जो हमारा लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट हार्ट से फ्लूइड या ब्लड पंप करते हुए सर्कुलेशन में आ रहा है। ये इतना जो एरिया है इसे हम माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं। इस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इसको हम सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स हैं, यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम निकलता है। ये इतना एंड जो होता है इसे हम आर्टीरियल एंड कहते हैं। आर्टीरियल एंड से हमारा फ्लूइड या ब्लड आ रहा है और वीनस एंड से हमारा फ्लूइड दोबारा से राइट हार्ट में ड्रेन्ड हो रहा है और जा रहा है, वीनस रिटर्न हो रहा है उसका। समझने वाली बात यह है कि कैसे ये ऑस्मोटिक ऑन्कोटिक प्रेशर एडिमा के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी में एडिमा का फॉर्मेशन हो रहा है तो एडिमा के फॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा हाइड्रोस्टिक प्रेशर एंड प्लाज्मा प्रोटीन, इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 25 है, 2.5 नहीं है। देखिए जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप कर दिया, पंप होने के बाद में ये आर्टीरियल एंड पर आया। आर्टीरियल एंड से ये छोटे छोटे माइक्रोवेस्कुलेचर में डिवाइड हो गया, छोटी छोटी या कैपिलरीज में डिवाइड हो गया। छोटे छोटे कैपिलरीज में जब ये डिवाइड हो जाता है इसका मतलब इस आर्टीरियल एंड से जो ब्लड आ रहा, जिस प्रेशर के साथ आ रहा था उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे माइक्रो सर्कुलेशन की जो पेरीफेरी वॉल है उस वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर पुट कर रहा है। प्रेशर पुट करने के बाद में ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 35 mm ऑफ एस होता है, ऑन्कोटिक प्रेशर 25 mm ऑफ एस होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर्स को हम शकर बोलते हैं या होल्डर कहते हैं। यानी इट मीन्स ये जो फ्लूइड है इसके अंदर या ब्लड है इसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर की तरफ भेजता है, ये फोर्स लगाता है फ्लूइड पर ताकि ये फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाए। सो वेन एवर ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एबनॉर्मलिटी होने की वजह से ये हाइड्रोस्टेटिक एचपी प्रेशर अल्टर्ड हो जाता है और इसके अल्टर्ड होने की वजह से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जो फ्लूइड आ गया इसको द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। रीअब्जॉर्ब होने के लिए वीनस एंड पर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है एचपी वो कम होता है और यहाँ ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर जैसे मैंने बोला ये होल्डर होता है, ये फ्लूइड को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड को होल्ड कर लेता है, जितना अमाउंट में यहाँ फ्लूइड आया उसको ये एब्जॉर्ब करके दोबारा से हमारा वीनस ड्रेनेज कर देता है। लेकिन ड्यू टू एनी कंडीशंस जैसे बताया पैथोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से ये ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया और यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, 35 से 55 हो गया, 45 हो गया और ऑन्कोटिक प्रेशर रिमेन्स सेम। तो अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एचपी इधर बढ़ा है तो उतना ही चेंजेस इधर भी होता है, यानी वीनस एंड पर भी होता है। तो आर्टीरियल एंड पर जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में चेंजेस हुआ तो जितना चेंजेस हुआ जितना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा फ्लूइड यहाँ आएगा, उतना ज़्यादा फ्लूइड अगर यहाँ आएगा तो इतना ही फ्लूइड ये वीनस एंड से एब्जॉर्ब होना चाहिए, लेकिन ये ड्रेन नहीं हो पाता तो यहाँ स्टोर होता जाता है। इस एरिया में इसका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है।
अगर सीवियर इंजरी हो जाती है तो सीवियर इंजरी होने की वजह से कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी आती हैं जिन्हें हम एल्यूमिन प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। मेनली एल्यूमिन प्रोटीन आती है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एल्यूमिन प्रोटीन जैसे ही आती है तो एल्यूमिन प्रोटीन हमारे ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से वीनस एंड द्वारा रीअब्जॉर्ब नहीं होती है। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ड्रेन की जाती हैं और ये हमारे राइट हार्ट में चली जाती हैं। लेकिन जैसे बताया कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अगर बढ़ता जा रहा है क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, इसने ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड को इधर भेजना शुरू कर दिया, तो ज़्यादा अमाउंट का जो फ्लूइड आ रहा है यही फ्लूइड यहाँ एडिमा कॉज कर रहा है। इसके लिए अगर डिटेल में समझना है इसकी पैथोलॉजी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होती है, तो आपको एडिमा समझने से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझना होगा, क्योंकि यही दोनों फोर्स में जो प्रेशर्स हैं दोनों में जब अल्ट्रेशन हो जाता है, दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है, तभी एडिमा कॉज होती है। तो एडिमा अगर कॉज होगी बॉडी में तो समझने की बात ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर्स में इम्बैलेंस हो गया है। नाउ सेकेंडरी कंडीशन अगर आपको और डिटेल में समझना है, मैंने इस टॉपिक पर बहुत सारी रिसर्च की है, ढेर सारी स्टडी की है, उसके बाद में मैंने इस नोट्स को तैयार किया, कंटेंट को तैयार किया है। हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर्स दोनों में जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का जो चेंजेस होता है वो 10 mm ऑफ एस जी होता है। ये 10 mm ऑफ एस जी होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा इसका मतलब इम्बैलेंस हो गया है। इसे अच्छे समझने के लिए हमें ये समझना है जो आर्टीरियल ट्री होता है, ये आर्टीरियल ट्री है, तो आर्टीरियल ट्री से जो फ्लूइड है वो आ रहा है। जैसे ही वो आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के वजह से होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वही हमारा ब्लड प्रेशर भी है। सो वेन एवर ब्लड प्रेशर राइज होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में भी चेंजेस होंगे, एचपी भी इंक्रीज होगा। सो नॉर्मली ये हमारा आर्टीरियल एंड हुआ, ये हमारा वीनस एंड हुआ। आर्टीरियल एंड से फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उस फ्लूइड को दोबारा रिटर्न कर लिया जाता है हमारे वीनस एंड के द्वारा। अब ये फ्लूइड अगर रिटर्न नहीं किया जा रहा है, दोबारा से फर्दर रिटर्न नहीं किया जा रहा है, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एक्यूमुलेशन स्टार्ट जैसे ही हो जाता है तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन के बाद में अगर ड्रेनेबल होगा तो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा ड्रेनेज कर दिया जाएगा। और इस फ्लूइड के साथ में कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी आती हैं हमारी, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आती हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स हों या फ्लूइड हों, कुछ बहुत कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका ड्रेनेज लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी चेंजेस हो जाए, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी ये ओवरस्ट्रक्टेड हो गया। तो ओवरस्ट्रक्टेड फ्लो होने की वजह से यहाँ धीरे धीरे प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाए इसका मतलब ये प्रोटीन्स हैं जमा हो गई, ये जमा हो गई तो ये यहाँ एडिमा कॉज करना शुरू कर देती हैं। सो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि एडिमा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, एडिमा का फॉर्मेशन हमारे 5 पॉइंट्स की वजह से हो रहा है। पहला क्या है, आर्टीरियल कैपिलरी डैमेज हो जाए, और आर्टीरियल कैपिलरीज अगर डैमेज हो जाएगी तो ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड आने लगेगा। आर्टीरियल कैपिलरी क्या होती है, आर्टीरियल कैपिलरी जैसे ये कैपिलरी है, तो इस कैपिलरीज की अंदर की जो लाइनिंग होती है वो आर्टीरियल कैपिलरीज या एंडोथीलियम होती है। इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाए, इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में जाना शुरू कर देगा। अब ये जो फ्लूइड यहाँ आ रहा है क्या होगा, इसका द्वारा ड्रेनेज भी वीनस एंड पर होना चाहिए, इसका फ्लूइड का इसका ड्रेनेज वीनस एंड पर होना चाहिए, और यहाँ से ये हमारा सर्कुलेशन में चला जाएगा। लेकिन जब वीनस ड्रेनेज नहीं होता है तो उस कंडीशन में एडिमा कॉज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आर्टीरियल कैपिलरीज जो है हमारी, आर्टीरियल कैपिलरी डैमेज हो जाए। सेकंड, आर्टीरियल कैपिलरी डैमेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड यहाँ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेस फ्लूइड आर ड्रेन्ड इनटू वीनस कैपिलरीज, फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है लेकिन कम जा रहा है, तो ये इम्बैलेंस हो गया दोनों के अमाउंट में, उसकी वजह से भी एडिमा हो जाएगी। नेक्स्ट, डिक्रीज लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी एडिमा कॉज हो जाए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में फिर फ्लूइड ड्रेन होगा। नेक्स्ट, व्हेन द बॉडी रिटेन टू मच सोडियम एंड वाटर दे कैन ऐड टू एडिमा, सपोज दैट ये
एक सेल है, इस सेल के अंदर सोडियम मौजूद है हाई कंसंट्रेशन में। अब ये क्या करेगा, आउटसाइड से जो वाटर होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये जो सेल है ये कैसी हो जाएगी, हाइपर ऑस्मोटिक, हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगी। हाइपर ऑस्मोटिक होने की वजह से इस सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में वाटर आना शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर आना शुरू होगा तो क्या हुआ, यहाँ वाटर के साथ सोडियम मॉलिक्यूल्स और ये सेल स्वेल अप होना शुरू हो जाएगी, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, डायमीटर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगी। एक ये कॉज है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि जो लाइनिंग होती है कैपिलरीज की, ये परमेबल हो जाए, तो इनकी परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से भी एडिमा हो जाएगी। यानी इसका मतलब हमने कुल मिला के 5 रीजन देखे कि एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा हो सकती है। उसमें एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, माइक्रो सर्कुलेशन की परमेबिलिटी बढ़ जाए, साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन बॉडी के अंदर बढ़ जाए, इन कंडीशंस में हमारे एडिमा हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा क्या होती है, इंट्रा सेलुलर एडिमा क्या होती है, आपको समझ में आई होगी, ये कंसेप्ट जरूर आपका क्लियर हुआ होगा। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, एल्यूमिन सबसे ज़्यादा होती है, ग्लोबुलिन इतनी होती है, फाइब्रिनोजन इतनी होती है। यानी हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका टोटल जो अमाउंट होता है वो 6 से 8 ग्राम पर डीएल होता है हमारी बॉडी के अंदर। इनमें जैसे ही चेंजेस होता जाता है तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले एल्यूमिन प्रोटीन्स हमारे यूरिन में निकलती है, यूरिन के द्वारा पास आउट होती है, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होती जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है। तो ब्लड में जब कमी हो जाती है प्रोटीन्स की तो उसे हम कहते हैं हाइपोप्रोटीनीमिया। ओके, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कोई भी पेशेंट है, वो लेटा हुआ है और जैसे ही वो लेटने के बाद में खड़ा होता है तो स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद क्या उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा? इसका आंसर है नो। अब है कैसे ये आंसर नो, इसकी पूरी मैकेनिज्म जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, इसका पार्ट सेकंड देखना होगा एडिमा का। उसमें इसकी पूरी मैकेनिज्म को हम क्लियर करेंगे, कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में आने के बाद भी एडिमा नहीं होती, तो उसको जानेंगे, क्योंकि इसमें रोल आ जाता है हमारे ग्लाइकोलाइटिक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पूरी एडिमा, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर एडिमा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, समझ में आई, कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो टिपिकल होती हैं, डिफ़िकल्ट होती हैं, उन्हें ईजी कंसेप्ट में, ईजी वे में डेवलप करने में समय लगता है। और आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बेस्ट नॉलेज को हम पहुंचाएंगे। थैंक यू।